नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा था कि अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को दे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट विस्तार के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। सिंधिया ने रायगढ़ और अंबिकापुर में एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में सिंधिया ने रायगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 569 एकड़ जमीन की जरूरत से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया ताकि हवाई अड्डे को ATR 72 विमान या Q400 विमानों का संचालन करने लायक बनाया जा सके। सिंधिया ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार के मुख्यमंत्रियों से हवाई अड्डों के लिए भूमि आवंटन जैसे मामलों में निजी हस्तक्षेप का अनुरोध किया ताकि उनके विकास के कार्य में तेजी लाई जा सके। MP में वैक्सीनेशन महाअभियान का आज दूसरा दिन है और आज 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य आज रखा गया है। कल 23 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ और आज वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने वालों पर फोकस किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है और इस महाअभियान का आज दूसरा दिन है। आज 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कल 23 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ था और आज दूसरे दिन वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने वालों पर फोकस किया जाएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। चलिए, इधर रायपुर में 21 जून के पहले कोविड का टीका लगवाने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जिन लोगों ने CG टीका के माध्यम से कोविड-19 टीका का पहला डोज लगवाया उन सभी को दूसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वे सीधे नजदीकी टीकाकरण केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि 21 जून के पहले पहला डोज CG टीका से लगने की स्थिति में दूसरे डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा कोविन पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। प्रशासन ने अपील किया है कि जिन लोगों के दूसरे डोज का समय हो गया है वे सभी कोरोना टीके का दूसरा डोज लगवा लें। चलो, तो रायपुर में 21 जून के पहले कोविड का टीका लगवाने के लिए जिला प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं और इसके मुताबिक जिन लोगों ने CG टीका के माध्यम से कोविड-19 का टीके के पहला डोज लगवाया है उन सभी को दूसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। चलिए, बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मंत्री रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत समेत कांग्रेस के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब तक ये आदेश रहेगा तब तक मैं इस पद पर हूं। जिस दिन वो कहेंगे इस पद को त्याग दूंगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस मामले में ऑल इज वेल की जगह फुसफुसाहट दिख रही। बात दिल्ली दरबार तक पहुंची है। यहाँ सब सोनिया जी, राहुल जी के नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे हैं। बीजेपी वैसे भी परेशान है। यहाँ किसानों की सरकार है, 15 साल में 14 सीट में सिमट गए।
जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार से पूरे माहौल प्रदेश में बना हुआ है और दिल्ली तक अचानक जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होना, बुलाया जाना, कहीं न कहीं इस बात को जन्म दे रही कि मामला कुछ तो है और इसलिए मामले लगातार तूल पकड़ रही है। पुनिया जी जिस बात को बोलते हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं फुसफुसाहट फिर शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला तो है इसमें। चलो, तो आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए रायपुर और भोपाल का रुख करेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ नीलम गुरवे लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आज दिन भर की हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए खबरों की बात करें तो रायपुर में आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इवेंट हैं, जिस पे सबकी नजर रहेगी, खास करके मीडिया की नजर रहेगी। एक जो घटना है वो राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है और वो है कि बीजेपी आज रायपुर नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों पे प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन इस बात को लेकर के कि जब सरकार आई, कांग्रेस में वादे किए गए थे कि संपत्ति कर आधे किए जाएंगे, जमीन का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन ये वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और उस पर अब बीजेपी एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है और सरकार को घेरना चाहती है। और इसी बात को प्रदर्शित करते हुए आज बीजेपी के सभी बड़े नेता मिलकर के अलग अलग जोन पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और अधिकारियों पर और साथ में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो आपने वादा किया उसे निभाइए। मकसद यही है कि अपने पक्ष में लोगों को एकजुट करना और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करना, साथ ही लोगों के नाम पे अपनी लड़ाई को जारी रखना। तो ये बीजेपी का आज घटनाक्रम है। निश्चित रूप से कई बड़े नेता शामिल होंगे, पुलिस की अपनी तैयारी है उनको रोकने के लिए, तो कुछ घटनाक्रम भी देखने को मिल सकते हैं, बयान भी होंगे और हैपनिंग्स भी होंगी, तो इस पे सारे की नजर रहेगी। एक जो दूसरी घटनाक्रम है वो ये है कि गुजरात से एक टीम आ रही है विधायकों की और वो यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक रंग, यहाँ के संगीत, यहाँ की भाषा बोली, इन सब चीजों का अध्ययन करेगी। और ये मकसद ये है कि एक राष्ट्र और एक सूत्र का कार्यक्रम है कि देश के अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि जाएं दूसरे राज्य में, वहां की संस्कृति, वहां के लोकाचार को देखें और क्या बेहतर हो सकता है वहां से सीखने के लिए जो अपने राज्य में लागू किया जा सकता है वो सीख करके जाए। और साथ ही गुजरात की ऐसी क्या चीज है जो यहाँ के लोगों को बताई जा सकती है, वो जो बेहतर चीज जो यहाँ के लोग सीख सकते हैं। तो ये एक इंटर स्टेट प्रतिनिधि मंडल का आना यहाँ पे एक हैपनिंग रहेगा। निश्चित रूप से उसको कवर करेंगे, राजनीतिक बातें भी होंगे, क्या गुजरात में चल रहा है, क्या बेहतर है, क्या छत्तीसगढ़ से वो सीख सकते हैं, किस बात को लेकर के प्रभावित है गुजरात के लोग, ये बातें भी चर्चा में आ सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटना है जिसपे आज मीडिया और बाकी लोगों की भी नजर है। राजेश, इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ का कुछ आज खबरों में खास रहने वाला है?
जी श्रवण, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज भी वैक्सीनेशन अभियान जो है वो चलने वाला है। आज उसका दूसरा दिन रहेगा और जैसा कि हमने कल देखा, मध्य प्रदेश ने अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ा है। एक दिन में पहले मध्य प्रदेश का ही रिकॉर्ड था 17 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करवाने का, और उसे तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। करीब 23 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ है और आज भी ये अभियान जारी रहेगा। जैसा कि 2 दिन का टारगेट राज्य सरकार ने तय किया है कि करीब 35 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो जो बचा हुआ टारगेट है उसको भी पूरा करने की कवायद जो है स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम हर एक स्तर पर किया जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जो सेकेंड डोज की पेंडेंसी देखने को मिली है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो उनका टारगेट है, उसके मुताबिक सितंबर तक सभी पूरी आबादी जो है करीब 5.5 करोड़ की, उन्हें वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है और दिसंबर तक सभी को दूसरा डोज लग जाए, इसके लिए कवायद की जा रही है। और वैक्सीनेशन अभियान के लिए खास तौर पर 10,000 के आसपास जो है केंद्र बनाए गए हैं। तो आज भी जो है एक युद्ध स्तर पर, जिसे हम कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान, महाअभियान जो है चलने वाला है। इसके अलावा हम सियासी घटनाओं की बात करें तो जबलपुर में आज जिला कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा करेंगे। इस बैठक में जिला कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। श्रवण, चलिए, तो इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जहां जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया। खंडवा लोकसभा में 6.5 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस 6 सितंबर से अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। इस अधिकार यात्रा के संयोजक और कांग्रेस विधायक रवि जोशी का दावा है कि एमपी में आदिवासियों के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। और उनसे बात की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव के पहले सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस 6 सितंबर को आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। रवि जोशी हमारे साथ हैं। सर, मालवा निमाड़ में एक बड़ी यात्रा कांग्रेस की आदिवासियों के हक में, क्या नाराजगी सर, किस बात को लेकर ये यात्रा है? आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, विशेषकर आदिवासी जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश का आदिवासी इस वक्त भयभीत है। सरकार उनको टार्चर कर रही है। इसको लेकर हमने 6 सितंबर को एक आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन बड़वानी में किया है। सर, ये यात्रा क्या आदिवासियों के हक के लिए है, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ है, या फिर सियासी है? इसको सियासी न कहें, ये तो आदिवासियों का अधिकार है। जो अधिकारों से उनको अधिकार ख़त्म कर रही जो सरकार, उसके खिलाफ आदिवासियों का अधिकार दिलाने के लिए एक यात्रा का आयोजन किया गया है। वो बड़वानी में 6 तारीख को होगा। बखूबी पूरे प्रदेश का आदिवासी नेतृत्व उस कार्यक्रम में पधारेगा। आदिवासी की नौजवानों की पूरी टीम, जो इस वक्त सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस जो 9 तारीख को होना था उसकी समाप्ति कर दी, उसके विरोध में। और कई चीज़ें ऐसी आदिवासियों के जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है इस सरकार के अंदर, उसके खिलाफ ये कार्यक्रम आयोजित किया। जाहिर है लोकसभा चुनाव की तारीख अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मालवा निमाड़ में एक बड़ी रैली और बड़ी यात्रा आदिवासियों के हक में कांग्रेस निकालने जा रही है। और दरअसल खंडवा लोकसभा सीट पर तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी वोटर हैं। जाहिर है ऐसे में आदिवासियों के नाम पर सियासत मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौर ने ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को अभिमत भेजा है। पत्र में महाधिवक्ता कौर ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ की है। उन्होंने राज्य सरकार को लिखा कि हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक सिर्फ कुछ ही मामलों में लगाई है। जिन भर्तियों या नियुक्तियों में बढ़े हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, उसमें राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के लिए स्वतंत्र है। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौर ने राज्य सरकार को भेजे अभिमत में लिखा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पीएससी भर्ती परीक्षा, मेडिकल ऑफिसर भर्ती और शिक्षक भर्ती में बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इन्हें छोड़कर बाकी तमाम भर्तियों या परीक्षाओं में सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे सकती है। दरअसल अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने 18 अगस्त 2020 को नेशनल हेल्थ मिशन की भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27 की बजाय
पहले की तरह 14% आरक्षण देने और 13% आरक्षण होल्ड रखने का अभिमत दिया था, जिसके बाद यह समझा जाने लगा कि हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। अब प्रदेश के महाधिवक्ता ने अपने अभिमत देते हुए कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एनएचएम की भर्तियों पर वो अभिमत दिया था। इधर जिन मामलों में हाई कोर्ट ने बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है, उनसे भी रोक हटाने की मांग करते हुए महाधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट में आवेदन दायर किए गए थे, जिस पर हाई कोर्ट में 1 सितंबर को ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ सुनवाई होनी है। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर रात में जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच गए। मंत्री ने जैसे नाइट ड्यूटी में तैनात स्टाफ और इमरजेंसी डॉक्टरों की लिस्ट हाथ मिली तो मौके से नदारत अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ के लोग भागे भागे जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं जो लोग मौके पर मौजूद थे, मंत्री के आने की सूचना मिलते ही सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीजों से बात कर मंत्री ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ को बुलाकर जवाब मांगा कि मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर क्यों किया जा रहा है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने डॉक्टरों की कमी को लेकर कहा कि डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही अस्पताल में साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए। साफ सफाई व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको मैंने ठीक करने का निर्देश दिया है। जो मैंने कहा जो कमियां हैं ये माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और आम जनता की सरकार है। डॉक्टर्स की जो कमियां होंगी उनकी पूर्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। रायपुर के तेलघानी नाका के पास हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल लेन देन के विवाद में देवा नायडू से गुड़ियारी के रामनगर इलाके में रहने वाले आरोपियों का झगड़ा हुआ था। वारदात वाले दिन भी इसी बात पर उनमें झगड़ा हुआ और फिर देवा नायडू के तेलघानी नाका के पास होने की सूचना पर सभी आरोपी ऑटो से वहां पहुंचे और मारपीट कर चाकू मारने के बाद ऑटो से ही फरार हो गए। गंज पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को ढूंढ निकाला, लेकिन सभी के नाबालिग होने की वजह से उन्हें गिरफ्तारी के बाद बाल सुधार गृह भेजा गया है। सतना में एक युवक को बड़ी बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब आधा दर्जन बदमाश नजर आ रहे हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है वो अबेर गांव का रहने वाला दीपक सिंह है। पुरानी रंजिश की वजह से विनय पाल, हिमांशु तिवारी, नीरज सिंह और मलकान सिंह समेत अन्य युवकों ने उसका रास्ता रोककर किडनैप कर लिया। फिर उसे कोटा इलाके के गुरैया गांव ले गए, जहां आरोपियों ने हाथ घुसे और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो 22 अगस्त का है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात एक ऐसी घटना की जो अचरज में डाल रही है। बलरामपुर जिले के लहसुन पाट गांव के आसन पानी में पीएमजीएसवाई की सड़क बीच से ही फट गई। काफी दूर तक सड़क में बड़ी दरार आ गई। यह दरार इतनी बड़ी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति या गाड़ी समा सकती है। अचानक इतनी बड़ी दरार क्यों आई, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय जरूर बन गई है। मोर्क मार्ग के फट जाने से आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। 2012 लगभग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़क में एक बड़ी दरार आ गई। अब लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। आवागमन भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। लहसुन पाट गांव के आसन पानी की यह पूरी घटना, जहां अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ी दरार आ गई और ये क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लोगों के बीच इस तरह की घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है। बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इस बीच श्योपुर से बड़ी खबर है, जहां राहत राशि नाम पर ना मिलने पर गुस्सा है। ग्रामीणों ने विधायक के साथ तहसीलदार का घेराव किया। राहत राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। बाढ़ मुआवजा सूची में कई ग्रामीणों के नाम नहीं है। विधायक ने तहसीलदार को खरी खोटी सुनाई। तहसीलदार भ्रष्टाचार से गरीबों का पैसा हड़पने को तैयार रहता है, ये आरोप लगाए गए। तहसीलदार को हटाने की भी यहाँ पर नारे लगे। ग्रामीणों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे थे एमएलए बाबू जंडी। तो राहत राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों का यह गुस्सा। ग्रामीणों ने विधायक के साथ तहसीलदार का घेराव किया
राहत राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। बाढ़ मुआवजा सूची में कई ग्रामीणों के नाम ही नहीं है। विधायक ने तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि तहसीलदार भ्रष्टाचार से गरीबों का पैसा हड़पने को तैयार रहता है। तहसीलदार को हटाने के भी यहाँ पर नारे लगे। ग्रामीणों के साथ तहसील कार्यालय एमएलए बाबू जंडेल पहुंचे हुए थे। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।